नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द इलेक्ट्रिक्स गुरु में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे मशीन्स के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। यहां पे हम लोग शुरुआत डीसी मशीन से करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा आपके यूपी पीसीएल, एसएससी, जेई और भी वेरियस एग्ज़ाम्स में जहां पे एमसीक्यूज़ आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Which of the following rule is used to determine the direction of rotation of DC motor? Coulomb's law, Fleming's left hand rule, Lenz law या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोटर। ओके, MOTOR। तो देखिए मोटर में कितने आर आ रहे हैं, एक, और लेफ्ट हैंड रूल यानी कि LHR, इसमें कितने आर आ रहे हैं, एक। तो ये हमारा कॉमन यहाँ से क्या हो रहा है, RR। तो जो लेफ़्ट हैंड रूल होता है वो डीसी मोटर की डायरेक्शन को बताने के लिए होता है, और जो राइट हैंड रूल होता है उसमें जनरेटर में भी देखिए 2 आर आता है और राइट हैंड रूल में भी 2 आर आता है। ओके, तो यहाँ से RHR यानी कि जो 2 आर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जनरेटर। तो जनरेटर की डायरेक्शन बताने के लिए, डीसी जनरेटर की डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, और मोटर की डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ से देखें कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करते हैं, तो कूलॉम्स लॉ जो होता है वो बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स के बारे में बताता है। और ये जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 के Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आएगी F इज़ इक्वल टू जो आएगा K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कूलॉम्स लॉ होता है। और देख लेते हैं लेंज लॉ के बारे में। तो लेंज लॉ क्या बताता है कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड करंट उस रीजन का अपोज करती है जिसके द्वारा वो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये लेंज लॉ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डीसी मोटर की डायरेक्शन की रोटेशन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द डीसी मोटर कैन सस्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज? तो डीसी मोटर का कौन सा पार्ट है जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज को सस्टेन कर सकता है? यानी कि टेम्परेचर राइज अगर अचानक से लोड बढ़ने की वजह से या फिर किसी और रीजन से यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है, तो कौन सा पार्ट उसको सस्टेन कर सकता है? ऑप्शन हैं कम्यूटेटर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग या फिर स्लिप रिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग। देखिए यहाँ पे नॉन रोटेटिंग पार्ट होता है, तो फील्ड वाइंडिंग में हम टेम्परेचर यानी कि जो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस वगैरह होंगे वो यहाँ पे उसकी वजह से टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, फील्ड वाइंडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बात करें अगर आर्मेचर वाइंडिंग की, तो आर्मेचर वाइंडिंग में बेसिकली अगर बैक ईएमएफ ख़त्म हो जाए या बैक ईएमएफ किसी भी तरीके से वहाँ पे ना प्रोड्यूस हो, तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, बर्न आउट हो जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग जल जाती है। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टार्क टू फुल लोड टार्क इज़ लीस्ट इन? तो देखिए जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो सबसे कम होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। बात करें सीरीज मोटर की, तो सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है, लोकोमोटिव में इसका यूज़ किया जाता है। शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में जो सीरीज फ्लक्स होता है वो शंट फ्लक्स के साथ एडअप होता है, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो सीरीज फ्लक्स होता है वो शंट फ्लक्स के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है वो फुल लोड टार्क का रेशियो जो होता है वो कम होता है। द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर एट मैक्सिमम पावर इज़? देखिए मैक्सिमम पावर की कंडीशन में डीसी मोटर की बात करें तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन बनती है डीसी मोटर की और एक कंडीशन बनती है डीसी जनरेटर की। तो जो डीसी मोटर की जो कंडीशन बनती है वो डीसी मोटर की कंडीशन बनती है EB इज़ इक्वल टू V/2, यानी कि बैक EMF जो होगा वो V यानी कि टर्मिनल वोल्टेज का हाफ होगा। ओके, डीसी मोटर के केस में। और अगर वहीं बात करें डीसी जनरेटर के केस में तो V इज़ इक्वल टू होगा E/2। ओके, तो यहाँ से अब ये 50% का केस है।
अब देखिए 50% यानी कि इस कंडीशन में 50% एफिशिएंसी आती है, लेकिन इसके बावजूद भी और भी लॉसेज होंगे जो इसकी एफिशिएंसी को 50% से नीचे ले आएंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लेस दैन 50%। ओके, तो ये याद रखिएगा कि 50% जो एफिशिएंसी मैक्सिमम पावर की एफिशिएंसी होती है वो किस कंडीशन पे होती है, डीसी मोटर के केस में और डीसी जनरेटर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज़ यूज। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर का मैंने बताया कि इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग टार्क हाई होने की वजह से क्या होता है कि इसका यूज़ लोकोमोटिव में किया जाता है। तो जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टर ऑफ ए कार, यानी कि कार के स्टार्टर के लिए। इन द डीसी मशीन ऑफ ए फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज़ यूज्ड। फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग डीसी मशीन में किस में यूज़ की जाती है, तो देखिए जो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग होती है वो बेसिकली यूज की जाती है टू रिड्यूस द हार्मोनिक इन जनरेटेड ईएमएफ, यानी कि हार्मोनिक जो जनरेट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। ओके, हार्मोनिक को कम करने के लिए ये फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज की जाती है। 3 पॉइंट स्टार्टर इज सुटेबल फॉर। तो देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर जो सुटेबल होता है, बात करें सीरीज़ मोटर की, तो सीरीज़ मोटर में जो सीरीज़ मोटर में यूज़ किया जाता है वो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। ओके, सीरीज़ मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया जाता है। लेकिन बात करें संट और कंपाउंड की, तो जो संट और कंपाउंड दोनों में यूज किया जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संट और कंपाउंड। देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में सीरीज़ दिया हुआ है और हमें पता है कि जो सीरीज़ मोटर होती है उसमें क्या होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर यूज किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संट एंड कंपाउंड मोटर इज़ राइट आंसर। What will happen if the back EMF of a DC motor vanishes suddenly। ठीक है, अगर डीसी मोटर का जो बैक EMF है वो अचानक से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, मोटर विल स्टॉप, द मोटर विल कंटिन्यू टू रन, मोटर रुक जाएगी, मोटर उसी तरीके से रन करती रहेगी, आर्मेचर में बर्न, द बैक EMF विल नॉइजी। देखिए जो करंट होती है, मोटर की बात करें, जो करंट होती है वो V-E/R होती है। ठीक है, अगर यहाँ से ई ख़त्म हो जाएगा तो जो इसका मैग्नीट्यूड है टोटल वी का, ये ऊपर वाला ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो टर्मिनल वोल्टेज 220 है और बैक ईएमएफ वहाँ पे मान लो 40 वोल्ट आ रहा है तो वो उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर ये 40 ख़त्म हो गया तो ये सीधे सीधे इसमें एड अप हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर ये इसका आर्मेचर बर्न कर जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर में बर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट विल श्योरली गेट, नवा क्वेश्चन है यहाँ पे 9th वन, विच पार्ट विल श्योरली टेल दैट गिवन मोटर इज डीसी मोटर एंड नॉट एन एसी टाइप। तो देखिए ये बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी मोटर डीसी मोटर या फिर एसी मोटर है। तो ये हम सीधे सीधे ये कम्यूटेटर को देख के बता सकते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर को देख के हम बता सकते हैं कि कोई मोटर डीसी मोटर है या फिर एसी मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच पावर इज़ मेंशन्ड ऑन द नेम प्लेट ऑफ मोटर। तो देखो जो मोटर की नेम प्लेट होती है उस पर हमेशा आउटपुट पावर गिवन होती है, यानी कि इस मोटर से कितनी मैकेनिकल पावर ली जा सकती है। क्योंकि मोटर में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल, और बाहर क्या मिलता है, आउटपुट पे क्या मिलता है, मैकेनिकल। तो यहाँ पे शाफ्ट पे जो पावर होगी वो आउटपुट पावर अवेलेबल एट शाफ्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।